नमस्कार। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अर्बन के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल में आप सभी का स्वागत है। आज ओम प्रकाश यादव जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से और डॉक्टर नीलू अग्रवाल मुंगेर विश्वविद्यालय बिहार से सुखेल खेलेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय विजयानंद विजय सर और मैडम ऋचा वर्मा द्वारा साहित्यवरों को वाद प्रदान किए जाएंगे। अब मैं आज के कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हेतु आदरणीय नीलू अग्रवाल मैडम को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। मैडम जी धन्यवाद जी स्वागत। मैं शुरू करती हूँ और सबसे पहले मैं पहुँचती हूँ, वहाँ से शुरू करती हूँ भक्ति काव्य से, जहाँ पर तुलसी है और तुलसी की कवितावली के मैं चार पद पढ़ूंगी, जो कि तत्कालीन सामाजिक यथार्थ को व्याख्यायित करते हैं, लेकिन वो आज के समय में उतने ही प्रासंगिक हैं। जी स्वागत। किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चेट का, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगी बढ़ वागिते बड़ी है आगी पेट की। और खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनी जे न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहीं एक एक न तो कहाँ जाई का करी, वेद पुराण कही लोक लोकियत, सा करे सबे पे रावरे कृपा करी, दासी न दस कान दुबाई तुनी दीन बंधु दूरत दहन देखी तुलसी हा करी। क्या बात। पारंपरिक सामाजिक ढांचे पर प्रहार करते हुए तुलसी कहते हैं, मेरे जाति पाति न चहो काहू की जाति पाति, मेरे को काम को न हो काहू के काम को, लोकु पर लोकु रघुनाथ जी के हाथ सब भारी है भरोसा, तुलसी के एक नाम को अति ही अयाने उपखानो नहीं बुझे, चाह ही को गो होता है गुलाम को, साधु के असाधु के भलो के परो चुका, ता काहू के द्वार परो, जो हो सो हो राम को। ये कवितावली के पद थे। के बाद में सीधे पहुंचती हूँ प्रगतिवाद में नागार्जुन के पास, यहाँ पर नागार्जुन कहते हैं, शासन की बंदूक शीर्षक में, कि खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, लड़ी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, बड़ी बधिरता 10 गुनी हुए बिनोबा मूक, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, और जली ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला फूंक, हाल न कर सकी शासन की बंदूक। और उसके बाद में पहुंचती हूँ रघुवीर साहब के पास, यथार्थवादी कवि हैं, और उनकी कविता है, मुझे कुछ और करना था। जो आज का जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, बहुत कुछ करना चाहता है, मुझे कुछ और करना था, पर मैं कुछ और कर रहा हूँ, मुझे और कुछ करना था, इस अधूरे संसार में मुझे कुछ पूरा करना था, मकान मालिक के वायदे के अलावा मुझे इस डरावने समाज में रहकर चीखते रहने के अलावा कुछ और मुझे करना था, इस ठसाठस भरे कमरे में
हाथ में तस्तरी लिए खड़े खड़े, खाते रहने के अतिरिक्त, रिक्त तस्तरी के अतिरिक्त तोड़ना था मुझे बहुत कुछ इस वर्ष, पर मैं बना रहा हूँ शीशे के सामने हजामत। माना था, गरजना था, गाना था, हंसना था मुझे शायद, था सालन पकाना था समेत कर आस्तीन, हाँक कर डराना था को, बड़का मुझे खुद न सुलाना, अपने हाथ से को मुझे कुछ और करने के अलावा आज सुबह जाना था मुझे कचाई के आसपास का हूँ कि सब हो गए। मैंने मैम रोज की रोज आवाज देखी साफ नहीं आ रही है सर, जाति के जबड़े में। आवाज आ रही है। आपको भी मैम की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही है कि कट कट के? हेलो, तो डिस्टर्ब है। मैंने रोज आवाज रोज disturb देखी एक बड़ी जाति के ओम जबड़े प्रकाश में सर, आप अपना माइक बंद पांच करें। राज्य, ओम प्रकाश, 5 राज्य अब सही है। कुछ और करना था। और खोया हूँ एक परिचित हूँ, एक लौटी जान कम उम्र के हाथ आया जान का समाज जो का दीवाना विरोध का नहीं। और आवाज सही नहीं आ रही है। पहुंच मैडम की तरफ से लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा सर। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज समझ में नहीं आ रहा है। मैडम की तरफ से ही नेट का हो सकता है समस्या हो। मैडम आपकी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है साफ साफ? मैडम की आवाज कट कट के आ रही है सर। नीलू मैडम, हम लोगों की आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, तो आपकी तरफ से ही आवाज थोड़ी कट रही है। क्या किया जाए, जी पढ़ूं या फिर नहीं, कहा जाए एक बार ऑफ करके फिर जुड़ेंगी मैडम, शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, समय एक बार रोक देंगे आप। अभी ठीक आ रही थी हाँ। आवाज। अच्छा अच्छा, अभी उनकी आवाज ठीक आ रही थी। ठीक है, ठीक। अच्छा एक बार फिर पुनः जुड़ेंगी तो शायद। मैडम जी बोला जाए। आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ, सर विजय सर, पहुंच रही है आवाज मैडम की? नहीं, अभी उनकी आवाज तो नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ बोलिए। रही है, साफ आवाज आ रही है अभी। जी। ठीक है, तो आगे बढ़ती हूँ। हम लोग हाँ बढ़िया। हाँ, सही। अन्य कवियों की जो अपनी- कविताएं हैं मैं पढ़ने जा रही हूँ। शीर्षक है हाँ। स्त्रियां। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का चनाजोर गर्म लिफाफे बनाने से पहले। देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो उनिंदे देखी जाती हैं कलाई घड़ी अल सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैसेटों पर ठसा ठसा ठस भरी हुई बस में। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुखों की तरह। एक दिन हमने कहा, स्त्रियों ने कहा, एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि ठुठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिकटियां उड़ी
और रंगीन अफवाहें चीखती हुई, ची ची दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अगर धत्त जंगली लताएं, खाती पीती सुख से ऊबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कहानियां और कविताएं। फिर ये उन्होंने थोड़े ही लिखी हैं, बाकी कहानी बस कनखी है। हे परम पिताओं, हे परम पुरुषों, बख्शो बख्शो हमें बख्शो। और अंतिम कविता है वृद्धाएं धरती का नमक है, ये वृद्ध विमर्श पर है। किसी ने कहा था जो घर में हो कोई वृद्धा खाना ज्यादा अच्छा पकता है। पर्दे, पेटीकोट और पायजामे भी दर्जी और रफूगरों के मुहताज नहीं रहते। सजा रहता है घर का हर कमरा, बच्चे ज्यादा अच्छा पलते हैं। उनकी नन्ही मुन्नी उल्टियां संभालती जागती हैं वे रात भर। उनके संग साथ से भाषा में बच्चों की आ जाती है एक अजब कौंध। लोक गीतों, लोक गाथाओं और कथा समयकों की उनकी ही दम से अतल कूप खुद जाते हैं बच्चों के मन में। आदिम स्मृतियों के रहती हैं वृद्धाएं, घर में ही रहती हैं, लेकिन ऐसे जैसे अपने होने की खातिर हो क्षमा प्रार्थी। लोगों के आते ही बैठक से उठ जाती हैं। तो ये जो है 5 कविताएं थी अन्य कवियों की। मैं अपनी कविता पढ़ती हूँ। सर्वप्रथम जो कविता पढ़ने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गिद्ध। पशु को अपनी पार्श्विकता छोड़ने में कोई रुचि नहीं, संतुष्ट है, पर मनुष्य है कि पशु बनने को ललायित। आदमियत खोकर कभी कुत्ता, कभी सियार तो कभी गिरगिट बनता ही रहता है, और फिर कभी आपदा या महामारी आती है तो वह बन जाता है गिद्ध। अपनी ऊंची उड़ान और तीक्ष्ण दृष्टि के साथ नीचे देखता है, शिकार ढूंढता है और मौका पाते ही उसे झपटता है, नोचना शुरू करता है, नोचता है, चिथरे करता है, लहूलुहान करता है, तब तक जब तक शिकार या तो शव बन जाए या फिर वह स्वयं गिद्ध। और ये दूसरी कविता है, व्यंग कविता है। निपटाओ जल्दी जल्दी अपने काम ओ काम वाली, निपटाओ जल्दी जल्दी अपने काम ओ काम वाली कि भाग लेने जाना है मुझे स्त्री विमर्श में। उठाने हैं कई मुद्दे स्त्री मुक्ति के, कल से करोगी आने में देरी तो काट लूंगी पगार तेरी। क्यों कि तुझे क्या पता है गोष्ठियां सभाएं क्या होती है, बस करती रहती हो अपनी ही बकर बकर, अपनी ही राम कहानी की बकर बकर। और ये तीसरी कविता है स्वीकार। अब वह नहीं मांगती मुझसे कुछ भी, नहीं करती कोई शिकायत, नहीं बनाती मुझे किसी गलती का जिम्मेदार। अपेक्षाएं सारी मुझसे कर दी खत्म, आजीज हो गई मेरी आदतों से, या मुझे ऐसा ही कर लिया स्वीकार। कुछ तो बदल रहा है, बदल गया है, पर मैं अब बेफिक्र जीता हूँ बिना उलाहनों के बिंदास, और वह भी मशीन सी यंत्रवत। और ये चौथी कविता है जिसका शीर्षक है गुलाम। जी स्वागत। गुलाम कविताएं नहीं लिखते, न गीत गाते हैं। गुलाम हाथ बांधना सीखते हैं, सर झुकाना सीखते हैं, मर जाना सीखते हैं। गुलाम जिंदगी नहीं जीते रहते हैं, जीवन काटते हैं, पेट पालते हैं, पढ़ना जानते हैं। गुलाम हंसना नहीं जानते, न रो पाते। हंसने रोने के बीच होता है घुटना, वे घुटते हैं और घुटते घुटते दम तोड़ देते हैं। असल में गुलाम खुद ही आजाद जिंदगी को गुलाम बनाकर उड़ने के स्वप्न देखते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और क्या बात, मैं एक क्या बात। लघु कथा सुनाऊंगी। स्वागत है।
पढ़ा जाए। हाँ मैं शीर्षक है वीरानिया। जी। कॉलेज से लौट कर जैसे ही मैं अपने घर की ग्रिल बंद करने लगी, देखा सामने घर की बालकनी में एक 7-8 वर्ष का बच्चा अकेले ही बालकनी में खेल रहा है। फिर यह रोज का नियम हो गया। देखती वह अपनी बालकनी में दौड़ लगाता, खुद से ही बातें करता, किसी भी चीज के साथ खेल लेता या नीचे राहगीरों को देखता रहता। जब गली के बच्चे खेलते दिख जाते तो वह खुश हो जाता और वहीं से उनका खेल देखा करता। बीच बीच में यूं बोलता जैसे वह भी उनके खेल का हिस्सा हो। वे बच्चे कभी उस पर ध्यान देते, कभी नहीं। देर सवेर जब उसके माता पिता लौटते तो वह दौड़ कर नीचे जाता। एक दिन सुनाई दी झगड़ने की आवाजें। रातों को अक्सर वह आवाजें आने लगी। बच्चे को डांटने की भी खूब आवाजें आती। फिर एक और दिन देखा बच्चा दहाड़ मारकर रो रहा है। 4-5 नग सामान निकला है। बच्चा हॉस्टल जा रहा है। वाह, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात। धन्यवाद। जी पढ़ा जाए, अभी आपका समय शेष है। जी अच्छा, जी। यह है शीर्षक सपने सपने की शर्त। उठाने जीवन को गिरना पड़ता है, उठाने जीवन को गिरना पड़ता है ठीक उसी दिन से जिस दिन से तुम निकल पड़ते हो सपने को पाने। उठाने जीवन को गिरना पड़ता है उसी दिन से जिस दिन से तुम निकल पड़ते हो सपने को पाने। घर से बाहर या भीतर भी चाहे कितना ही सहेज कर पकड़े अपने आत्मसम्मान का झोला, जाने कहां कहां से फटने लगता है। टुकड़ा टुकड़ा सम्मान मिलने और झड़ने लगता है। मिलना और झड़ना समानुपाती हो तो भी ठीक, मिलना और झड़ना समानुपाती हो तो भी ठीक। गड़बड़ाए तो निकलती है सपनों की हवा, पर जीने की शर्त भी तो सपना ही है। और ये अंतिम कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है जहर। जब हवाओं में घुला जहर नासिका में बेपरवाह घुसता जाए, जब हवाओं में घुला जहर नासिका में बेपरवाह घुसता जाए, अनचाहे आपको जहरीला बनाता जाए, मार देने की हद तक दम घोटता जाए, तब क्या मरना सन्न को पूछने का हक है कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अभी लगभग 4 मिनट आपका समय शेष है मैडम। आप पढ़ना चाहें तो और पढ़ सकती हैं। चलिए चलिए मैं सावन की कविता पढ़ देती हूँ। आपके विषय से तो सब पता नहीं लगता है, लेकिन सावन का महीना है। ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है। पकड़ वार की धार झूलता है मेरा मन, पकड़ वार की धार झूलता है मेरा मन, सावन आया है, काली घटा छाई है सघन, सावन आया है। क्या बात है, क्या बात है। हर डर आवाज कटने लगी। हरा हो मेरा तन मन, हरे हैं सबके अंदाज, धरती माँ ने भी पहनी हरी चूड़ियां आज, हरने कृषकों के संताप, सावन आया है। ये है बेटी ने सारे और हाथों के फूल आया ना है,
हर हर विपदा ज्ञान प्रकाश भर चहुओं उल्लास भर भर जी, आपकी आवाज कट रही है मैडम, अभी आवाज साफ नहीं आ रही। जी मेरी पूंजी को अब समाप्त किया जाए सर। जी तो कमजोर है। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत आभार आपका। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूँ, कृपया डॉक्टर नीलू अग्रवाल जी की कविता की प्रस्तुति पर वार प्रदान करना चाहेंगे। तो ऋचा वर्मा मैडम। इनकी आवाज बहुत ही कट रही थी, लेकिन जितना भी हाँ, हम लोग सुन नेटवर्क का सके इशू था। जी उन्होंने बहुत ही कंटेम्प्रेरी कविता कहते हैं, सामयिक समसामयिक कविताएं पढ़ी और उनका एक स्तर था कविताओं का। और इन्होंने अपनी कविता में भी इन्होंने बहुत सारे आयाम भी छुआ, पर्यावरण से लेकर स्त्री विमर्श, फिर मानवता वाली कविता, और एक सावन वाली कविता इन्होंने पढ़ी। तो मैं पुष्प इनको 5 दूंगी और वार इनको मैं 8 दूंगी। और इन्होंने जो वो पहले जो कविताएं जो पढ़ी, जो तुलसी वाला जो पढ़ी, एकदम लीक से हटकर पढ़ी, और बहुत जरूरत है वैसी चीजों की जिनसे हम लोग अवगत भी नहीं होते और जल्दी लोग उसको उठाते भी नहीं है। तो मैं इनको वार वो प्रस्तुति के लिए मैं इनको 4 नंबर दूंगी, क्योंकि ये एंटरटेन किए हैं। तो ये आप तरन्नुम में क्या, ये अगर मेन काम है कि आप कितना आप रोचक तरीके से पेश कर सकते हैं अपनी चीजों को। तो मैं 4 इनको प्रस्तुति में देती हूँ, 5 पुष्प और 7 ये वार, क्योंकि शाम वाली कविता जी 21 वार प्रदान किए गए ऋचा वर्मा मैडम द्वारा। बहुत आभार मैडम आपका। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करता हूँ, कृपया वार प्रदान करें। जी, डॉक्टर नीलू अग्रवाल जी ये अपनी रचनाएं जीवन के हर पहलू को छूती हुई थी। प्रस्तुति काफी अच्छी रही इनकी और अच्छा लिखती हैं। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी। मैं इन्हें पुष्प दे रहा हूँ 5, वार मैंने दिया है 6 और प्रस्तुति पर मैंने दिया है 4। 20 वार जी 20 वार प्रदान किया गया विजयानंद सर द्वारा। कुल मैडम डॉक्टर नीलू अग्रवाल जी द्वारा कुल 41 वार अर्जित किए गए आज की प्रस्तुति में। बहुत आभार मैडम, बहुत शुभकामनाएं। अब आज के कार्यक्रम की दूसरी प्रस्तुति हेतु मैं आदर पूर्वक आदरणीय ओम प्रकाश यादव सर को आमंत्रित करता हूँ। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। बहुत बहुत आभार मंचासीन आप सभी लोगों को यथोचित अभिवादन। आपने हमें इस सुखेल में दूसरी बार अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। काव्य पाठ का शुरुआत मैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता फूलों के पुनर्जन्म शीर्षक का पाठ कर रहा हूँ। प्रिय की पृथुल जांघ पर लेटी करती थी जो रंग रलियां, उनकी कब्रों पर खिलती है नन्ही जूही की कलियां। पी न सका कोई जिनके नौ अधरों की मधुमय प्याली,
वे भौरों से रूठ झूमती बनकर चंपा की डाली। तनिक चूमने से शर्मिली सिहर उठी जो सुकुमारी। तनिक चूमने से शर्मिली सिहर उठी जो सुकुमारी। सघन तृणों में छिप उग आई वह बन छुई मुई प्यारी। जिनकी अपमानित सुंदरता जिनकी अपमानित सुंदरता चुभती रही सदा बन शूल। वे जगती से दूर घूमती सूने में बनकर वन फूल। अपने बलिदानों से जग में जिनने ज्योत जगाई है, उन पगलों के शोणित की ताली गुलाब में छाई है। उन पगलों के शोणित की लाली गुलाब में छाई है। अबुध वत्स जो मरे हाय जिन पर हम अश्रु बहाते हैं, वे हैं मौन मुकुल अलबेले खिलने को अकुलाते हैं, खिलने को अकुलाते हैं। मेरी दूसरी कविता है गजल। आनंद परमानंद की एक गजल मैं पेश कर रहा हूँ। फिर हुआ वातावरण बीमार अपने गांव में। फिर हुआ वातावरण बीमार अपने गांव में। ज्वर दिशाओं में बढ़ा इस बार अपने गांव में। अब सुबह की है नहीं चिंता किसी भी शाम को। अब सुबह की है नहीं चिंता किसी भी शाम को। यह मुनादी पीटता अखबार अपने गांव में। यह मुनादी पीटता दिन को मैं कुछ कह सकूं ऐसे हैं अपने दिन नहीं। रात ही पीछे पड़ी है यार अपने गांव में। और चौतरफों से मिलकर है निकाले फिर जुलूस। हो रहे अपराध दावेदार अपने गांव में। लूट कर मौसम मेरा घर लूट कर मौसम मेरा घर हो गया गायब कहीं। रह गया बस ताकता संसार अपने गांव में। अंतिम बंद है। बाएं बाएं खाइयां पीछे हैं लपटे आग की। सामने ऊंची खड़ी दीवार अपने गांव में। सामने ऊंची रही दीवार अपने गांव में। तीसरी कविता है जी प्रतिरोध में कविता संकलन। जी पढ़ा जाए। ये मलयाली कवि हैं शांति नायर। इनकी एक कविता है खोली की रात। ढीली हो चली अलगनी पर मैली हो चली बनियान अयोग्य अधिकारी की तरह लटकी हुई है। कमरे में 40 का पुराना बल्ब कमरे में 40 का पुराना बल्ब अपनी पीली रोशनी के साथ अतिरिक्त जनता की तरह जल रहा है। बाहर कुछ झींगरों की आवाजें सन्नाटे को घेरते हुए संगठनों के नारों की तरह गूंज रही हैं। भीतर मच्छरों का झुंड जनतंत्र में बहुसंख्यकों की तरह खून चूसने का धर्म निभा रहा है। होली की रात घड़ी के मटमैले प्रतल पर 3 सुइयां। घड़ी के मटमैले प्रतल पर 3 सुइयां उच्च मध्य और निम्न वर्ग की गति से अच्छे दिन की
सुबह तक पहुंचने के लिए संघर्षरत है। क्या बात है। और एक हमारे बहुत प्यारे कवि हैं सुरेंद्र मिश्र अंकुर जी, उनकी सद्यः प्रकाशित काव्य संकलन प्यास अधिक पर थोड़ा पानी, ये इससे एक कविता समर्पण, कविता का शीर्षक है समर्पण। क्या तुम मुझसे प्यार करोगी, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी बिना वासना रहित, बिल्कुल अशरीरी, जहां स्वार्थ की सारी लिप्सा मर जाती है और एक दूजे के मन में तरल समर्पण भर जाती है। किंतु रास्ता बहुत कठिन, किंतु रास्ता बहुत कठिन है। कौन करेगा आत्मसमर्पण बिना चाह के, बिना मोह के, बिना भोग के। इस दुनिया में संभव नहीं, असंभव सा है। इस दुनिया में संभव नहीं, असंभव सा है। बाह्य आकर्षण भेद आत्म के प्रकाश का दर्शन करना, होकर एकाकार, किसी झरने सा झरना। किंतु शाश्वत सत्य यही है, प्रेम शब्द ढाई आखर का स्वयं ईश है। प्रेम शब्द ढाई आखर का स्वयं ईश है, जहाँ न कोई किसी तरह का भेदभाव है, मात्र मिलन है एक आत्मा से दूजे का। होना एक प्रतिष्ठ है, होना एक प्रतिष्ठ। पांचवी कविता मैं मृग मरीचिका, ज्ञानेश मणि पाठक ज्ञानेश जी के संकलन से। पढ़ा जाए। जी। मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, आज मन में किरण फूटी, बंधनों की गांठ छूटी, घोर तम की कलुषता से मैं कढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं कढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा। चीर कर बादल घनेरा, दूर कर अनहद अंधेरा, दामिनी के तीव्र रथ से मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा। दामिनी के तीव्र रथ पे मैं चढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा। पंख में डूबा हुआ था बीज सुरभित पुष्पिका का, विश्व में मधुमास बन के मैं उड़ूंगा, मैं उड़ूंगा। शक्ति लेकर आत्मबल का, संतुलित साधक सबलता, दीनता की दासता से मैं लड़ूंगा, मैं बढ़ूंगा। अंतिम बंद है। जी पढ़ा त्यक्त जाए। होकर साप से अब, त्यक्त होकर साप से अब, मुक्त दूषित पाप से अब, स्वयं को परिशुद्ध करके मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जी अब अपनी स्वरचित रचना का पाठ करूंगा। जी पढ़ा जाए। एक कविता है गंगा। वत्स जी पहचानो, वत्स पहचानो वही गंगा हूं मैं, जिसे भगीरथ ने कभी निज पाप तप से मुग्ध कर मुझे इस धरा पर अवतरण के हेतु विवश कर दिया था। वत्स पहचानो वही गंगा हूं मैं, जिसे भगीरथ ने कभी निज ताप तप से मुक्त कर मुझे इस धरा पर अवतरण के हेतु विवश कर दिया था। मैं तभी से तुम्हारे पाप प्रक्षालन में रत हूँ।
किंतु तुम पाप पर भी पाप करते जा रहे हो, निज पाप के कोष भरते जा रहे हो। मार्ग में मेरे तुम्हारे पाप के अवशिष्ट हैं, मार्ग में मेरे तुम्हारे पाप के अवशिष्ट हैं। तुम हमारे निर्मलीकरण के वित्त खाते जा रहे हो, अघाते जा रहे हो। मैं किंचित मात्र स्वच्छ न हो सकी, पर तुम धवल से भी धवल होते जा रहे हो। मार्ग में मेरे कई जलकोष तुमने हैं बनाए, और कैनाल से मेरे सहज प्रवाह बाधित हो रहे हैं। वत्स, अब भी चेतो, चरित बदलो, अन्यथा मैं लुप्त हूंगी। वत्स, अब भी चेतो, चरित बदलो, अन्यथा मैं लुप्त हूंगी। फिर कभी भी इस धरा पर नहीं दिखूंगी, नहीं दिखूंगी, नहीं दिखूंगी। अगली कविता है महमूद गजनवी। सोमनाथ पर आक्रमण और लूट को देखने वाले अपने चश्मे साफ करें। वह लुटेरा आतंकी दोषी था, तो आज के लुटेरों को तो आज के लुटेरे को क्यों माफ करें। इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने वालों से पूछिए। इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने वालों से पूछिए, केदारनाथ का सोना कहाँ गया। महमूद गजनवी अभी मरा नहीं है, इधर ही कहीं घूम रहा है। पकड़ सको तो उसे पकड़ो, पकड़ सको तो उसे पकड़ो, जंजीरों में जकड़ो, और जेल की हवा खिलाओ, हवा खिलाओ, हवा खिलाओ। एक छोटी सी कविता है योद्धा। बोलोगे तो मारे जाओगे, बोलोगे तो मारे जाओगे, चुप रहे तो मिट जाओगे। बोलना युद्धरत योद्धा है, चुप मरणासन अवस्था है। अगली कविता है राजा की पसंद। एक कवि से डरता है राजा, एक कवि से डरता है राजा, एक विदूषक से डरता है राजा, उन हरेक से डरता है जो उनसे पूछेगा सवाल, दिखाएगा हकीकत का आईना, दिखाएगा हकीकत का आईना। और उन सभी से बचने के लिए मार देना चाहता है उन सभी को, सिवाय उन रियाया के जो उनकी किसी भी मनमानियों के खिलाफ नहीं उठाती आवाज, जिसे वह चुपचाप सहती, सुनती, देखती रहती हैं। बस राजा को पसंद है कुछ ऐसी ही रियाया जो आंख रहते हुए जो आंख रहते हुए अंधी, कान रहते हुए बहरी, जुबान रहते हुए गूंगी गूंगी। सही। मेरी अगली कविता है रोबोट। जब उन्हें कुछ खास करना होता है, जब उन्हें कुछ खास करना होता है, तब वे खाली हाथों में थमा देते हैं ईंटे, पत्थर के टुकड़े। जब उन्हें कुछ खास करना होता है, तब वे खाली हाथों में थमा देते हैं ईंटे, पत्थर के टुकड़े, बम, कट्टे और विध्वंसक हथियार। खाली दिमाग में भर देते हैं नफरत के शोले, खाली आदमियों को लगा देते हैं, फंसा देते हैं दिहाड़ी के लालच में। जैसे वह कोई आदमी नहीं रोबोट है, जैसे वह कोई आदमी नहीं रोबोट हैं। प्रायोजित कार्यक्रम से भरे चिप के अनुसार करने के लिए काम। फिर कुछ आदमी
झंडे लहराएंगे कि शहर को सांप सूंघ जाएगा, शहर को सांप सूंघ जाएगा। कुछ रटे रटाए नारों का होगा उद्घोष, और कुछ ही समय में चीखें और सिस्कियां दफन हो जाएंगी दहशत की कब्र में। बहुत उम्दा। जी, पढ़ा जाए। मेरी अगली कविता जी शब्द। शब्दों की ही देन है कि आप और हम मिले हैं। शब्दों की ही देन है कि आप और हम मिले हैं, भावनाओं के रिश्ते में बंधे हैं। अस्पष्ट शब्दों के ध्वनियों से निर्मित होते शब्द खींचते हैं अर्थों का वितान। शब्द कभी तीखे लगते हैं, कभी मीठे लगते हैं। शब्द कभी प्यारे लगते हैं, शब्द कभी न्यारे लगते हैं। शब्द कभी चांद तारे लगते हैं, कभी हमारे कभी तुम्हारे लगते हैं। शब्द कभी मर चुकी ऊर्जा में प्राण फूंकते हैं। शब्द कभी मर चुकी ऊर्जा में प्राण फूंकते हैं, कभी जीवंत ऊर्जा का प्राण भरते हैं। शब्द कभी स्नेही फुहार लगते हैं, शब्द शत्रुवत कभी मार लगते हैं। शब्द कभी हाथ धरकर दलदल से काढ़ लेते हैं। शब्द कभी छत से उछाल देते हैं, शब्द कभी छत से उछाल देते हैं। अगली कविता है हफ्ते 4 दिन, जिसका शीर्षक है हफ्ते 4 दिन। इसे तुम्हारी मक्कारियां समझूं या चालाकियां, इसे तुम्हारी मक्कारियां समझूं या चालाकियां, तुम्हारी वाणी का जादू या जाल। यह उन्मुक्तता है या बंधन, यह तुम्हारी सफलता है या विफलता। याद करो तुम, याद करो तुम जब किसी मुश्किल में फंसे थे, उससे उबरने के लिए चाहिए थी उसकी व्यवस्था, जो चाहिए थी उसकी व्यवस्था में एड़ी चोटी एक किए थे हमने, बस तुम्हारे एक छोटे से वाक्य पर। बस हफ्ते 4 दिन में दे दूंगा। और अब वे हफ्ते 4 दिन एक एक दिन महीनों में खिंच गए। अब भी तुम उसी वाक्य को कहे जा रहे हो, कहे जा रहे हो। अगली कविता है हम। हम तुमसे लड़ना चाहता हूँ, तुमसे लड़ना चाहता हूँ मैं, क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। अभी खत्म नहीं हुआ प्यार, अभी तो लड़ता हूँ, रोज लड़ूंगा। प्यार करने तक लड़ूंगा जैसे चांद, सूरज, सितारे और कई सारे ग्रह रहते हैं निश्चित दूरी पर, परस्पर जुड़े और फंसे हुए। एक दूसरे से अलग होने का मतलब, एक दूसरे से अलग होने का मतलब टूट जाना है, बिखर जाना है। इसलिए मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं तुम नहीं, हम हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति से। अब आपका समय समाप्त हुआ। जी 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 सर, वाह, बहुत आभार। धन्यवाद। जी, अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूँ, कृपया ओम प्रकाश यादव सर की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। इन्होंने 5 कविताएं दूसरे कवियों की पढ़ी, उसमें एक दिन के की और बाकी
एक खूबी है थी कि उन्होंने बहुत सारे जो नामचीन कवि नहीं है उनकी कविताएं भी ली, और वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वैसे लोग तो भुला दिए जाते हैं, भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन विशेष बात है इनकी अपनी कविता, एक से बढ़कर एक थी, बहुत ही अच्छी कविताएं थी। मुझे तो गंगा का वो पंक्ति कि गंगा के निर्मलीकरण वित्त खाने लगी वाला जो है, निर्मलीकरण में वित्त, कितनी बड़ी बात इन्होंने, मतलब ये जो बिंब है ये जबरदस्त मुझे लगा। ये ऐसे मतलब मैंने सुना भी नहीं, ये शब्द मुझे निर्मलीकरण वित्त खाने लगे, ध्यान से सुनने की चीज थी। और मुझे वो सबसे, और वो महमूद गजनवी वाला भी, कि अभी भी महमूद गजनवी है, तो इनकी जो अपनी कविताएं थी बहुत ही अलग ही स्टैंडर्ड, बहुत अच्छी कविताएं थी। तो पुष्प मैं इनको 5 देती हूँ और वार 9 देती हूँ। पुष्प 5, वार 9, और प्रस्तुतिकरण के लिए मैं इन्हें 4 दे रही हूँ। 4। बहुत बहुत धन्यवाद जी। 23 बार प्रदान किए गए ऋचा वर्मा मैडम द्वारा, बहुत आभार मैडम आपका। अब मैं आदरणीय विद्यानंद विजय सर से आग्रह करता हूँ, कृपया वार प्रदान करें। जी, ओम प्रकाश जी, कविताएं अच्छी थी, बहुत प्रभावशाली थी, और इसकी समग्र व्याख्या कर दी है ऋचा जी ने, इसीलिए मेरे लिए कुछ कहने को शेष रहा नहीं है। तो मैं इन्हें पुष्प दे रहा हूँ 4, वार मैंने दिए हैं 6, और प्रस्तुति पर मैंने दिया है इन्हें 5 अंक। बहुत बहुत आभार सर। 19 बार प्रदान किया गया विजयानंद विजय सर द्वारा। आज की प्रस्तुति में ओम प्रकाश यादव सर द्वारा कुल 42 बार अर्जित किए गए। बहुत शुभकामनाएं सर आपका। आज के कार्यक्रम की दोनों प्रस्तुतियां समाप्त हुई। आज दोनों सदस्य मैडम डॉक्टर नीलू अग्रवाल और ओम प्रकाश यादव सर की प्रस्तुतियां काफी उम्दा रही। अब मैं निर्णायक मंडल से आग्रह करता हूं कि आज के कार्यक्रम को यही विराम देने की अनुमति प्रदान करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आभार ऋचा वर्मा मैडम का, विजयानंद सर का, डॉक्टर नीलू अग्रवाल मैडम का और ओम प्रकाश यादव सर का। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत बहुत आभार सर। आभार, बधाई, शुभकामनाएं सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार। शुभ रात्रि।